हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, ये अपन का एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब इसके अंदर अपन को क्या डिस्कस करना है कि जो एनर्जी वो कंजर्व रहती है एलसी ऑसिलेशंस के अंदर। देखो, पहले वाली वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिवली एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, फिर हमने देखा क्वांटिटेटिवली एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अंदर कि भाई क्वांटिटेटिवली एलसी ऑसिलेशन को कैसे वो करते हैं प्रूफ कि भाई जो एलसी सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो ऑसिलेशन की फॉर्म में हो रही है। वो भी हमने वहां पे प्रूव कर दिया था कि हमारा चार्ज है वो साइन की वो उसमें था, चार्ज जो था हमारा किस फॉर्म में था, कॉस की फॉर्म में था, जो करंट था साइन की फॉर्म में था। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी ऑसिलेशन है यानी कि कोई भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो वो साइन या कॉस की वेव फॉर्म करता है। ठीक है, आज जो हमें बात करनी है वो बात ये करनी है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है एलसी ऑसिलेशन के अंदर। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन आपने एक और जगह पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, मैकेनिकल एनर्जी। वहां हम प्रूव करते थे कि भैया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि यहाँ क्या होता था एलसी ऑसिलेशन के अंदर कि कैपेसिटर के पास तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी, इंडक्टर के पास मैकेनिकल वो मैग्नेटिक एनर्जी होती थी, मैग्नेटिक की फॉर्म में एनर्जी होती थी। तो ये कह रहा है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ये कंजर्व रहती है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी मैकेनिकल एनर्जी वो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी मैग्नेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी बात को अपन को प्रूव करना है। तो क्या बोला है, जस्ट एज सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इन्होंने एनालॉजीज ले लिया है, यानी ये उससे कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्योंकि आपको याद हो तो हमने पहले वीडियो में प्रूव कर दिया था कि जो एलसी ऑसिलेशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों प्रूव कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर जो एक एक्सप्रेशन आया था, जो इक्वेशन आई थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आई थी, अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन था। तो इसीलिए कंपेयर कर रहा है, ये कह रहा है कि जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम यहां पर भी रहेगा। तो द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। यानी कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो एलसी ऑसिलेशन के अंदर कंजर्व रहेगी। ठीक है, जो कैपेसिटर के पास है और जो इंडक्टर के पास है, चाहे इंडक्टर पे जीरो हो कैपेसिटर पे ज्यादा हो, चाहे कैपेसिटर पे जीरो हो इंडक्टर पे ज्यादा हो, लेकिन उनका सम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा। क्लियर है। एट एनी इंस्टेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, किसी भी टाइम पर जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू ई इक्वल टू, ये मैंने पहले भी यूज किया था, 1/2 Q² C। जब हमने क्वांटिटेटिवली या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था एलसी ऑसिलेशन का तो वहां पे ये फॉर्मूले यूज किए थे। तो अपन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसके पास, कैपेसिटर के पास, वो होती है UE ½Q²/C। ठीक है भाई। अब किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन की पोटेंशियल एनर्जी है तो ये मैग्नेटिक वो अपन की मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। तो ठीक है, इन्होंने लिखा था मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट U=12LI²। क्लियर है कि जो एनर्जी होती है किसके पास, इंडक्टर के पास, किसी भी इंस्टेंट वो कितनी होती है, ½ वेयर L इज द इंडक्टेंस, I इज द करंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर आपको पता है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, किसी भी इंस्टेंट पर आपको पता है कैप उस पे इंडक्टर पे कितनी एनर्जी है, तो उस टाइम पे उन पर टोटल एनर्जी क्या होगी सर्किट की, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो वही बोला है, इफ देयर इज नो रेजिस्टिव या दो नो रेजिस्टेंस लॉस ऑफ एनर्जी देन द टोटल एनर्जी ऑफ द एलसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट विल बी। अब देखो ध्यान देने की बात क्या है, इन्होंने माना है कि कोई भी उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। बट सच बताओ क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता है भाई, कुछ ना कुछ एनर्जी तो हीट की फॉर्म में ही बाहर जाती है, रेजिस्टेंस तो होता ही होता है कोई भी सर्किट हो। लेकिन फिलहाल क्या कर रहे हैं ये लोग, मान के चल रहे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो ठीक है भैया, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हम मान के चल रहे हैं पूरी की पूरी कैपेसिटर एनर्जी उठा के दे देगा इंडक्टर को, पूरी की पूरी इंडक्टर उठा के दे देगा कैपेसिटर को। हालांकि बीच में एनर्जी का लॉस होगा, पर ये नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं ना भाई हमारा तो एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा, हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो यानी टोटल एनर्जी जो निकलेगी इस सर्किट के अंदर वो UE+UB निकलेगी, यानी ऐड कर दो 1/2Q²/C + 1/2LI²। ओके, लेकिन हमें पता है Q क्या निकला था, याद करो जब हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था तो Q निकला था Q0 cos ω0t के इक्वल, और I निकला था मेरा ω0 Q0 sin ω t के इक्वल।
यानी ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा टी की इक्वल। तो क्यू की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट कर दो। तो जब यहाँ पे क्यू की और आई की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा 1/2c एज इट इज, 1/2c एज इट इज। अब देखो क्यू का स्क्वायर, अब क्यू का स्क्वायर है तो क्यू की वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। तो देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है क्यू नॉट, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्यू नॉट का स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बात क्लियर है। प्लस अब देखो 1/2l आई की वैल्यू पुट करनी है कितनी, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो कहाँ का स्क्वायर आएगा, एक तो स्क्वायर इस पे आएगा, किस पे, एक इस पे आएगा स्क्वायर, एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा, तीनों पे अपना अपना आएगा। तो देखो 1/2l, ये क्या लगा हुआ है, हाँ 1/LC क्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट का स्क्वायर आया, अब आपको याद हो तो ओमेगा नॉट का जो स्क्वायर था उसको क्या लिखते थे 1/LC। तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर ओमेगा नॉट का स्क्वायर है आई इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, तो इस ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया 1/LC। तो देखो इसलिए आ गया 1/LC। और 1/2l पहले से है, 1/2l पहले से है, आई के अंदर जो ओमेगा नॉट का स्क्वायर था उसकी जगह आ गया 1/LC और पीछे का एज इट इज क्यू नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या करो, सिंपल। अब देखो यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है 1/2 सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, क्यू नॉट स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू नॉट स्क्वायर यहाँ भी, कॉमन ले लो। तो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचा, ध्यान से समझना अंदर क्या बचेगा, यहाँ लेके दिखा देता हूँ। आपने जब 1/2 सी क्यू नॉट का स्क्वायर ये क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। यहां तक क्लियर है, दिख रहा है बिल्कुल। कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। पता ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मैथ्स में, भाई ये तो पढ़ाई होगा ना फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसको पुट कर दो 1। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 1/2c क्यू नॉट का स्क्वायर, 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आपका जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी तो 1 बन गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वैल्यू आई 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन सी। इसको और कैसे फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी को एक और लिख सकते हो आप सी वी नॉट का स्क्वायर, यानी ये आपकी इनिशियल एनर्जी एज एक्सपेक्टेड, यानी जितनी एनर्जी आप किस में लेके चले थे, आप जितनी एनर्जी इसमें लेकर चले थे क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, जब आपका कैपेसिटर क्या था टाइम 0 पर फुल्ली चार्ज था, तो आपने एनर्जी कितनी लिखी थी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो आपकी ऐड करने के बाद भी एनर्जी कितनी आई है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यानी वही एनर्जी आई है। यानी जितनी एनर्जी पहले थी कुछ टाइम के बाद जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घट गई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पर उनका सम देखा तो वही आया हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन सी, जो कि पहले कैपेसिटर की एनर्जी थी। वो तो अलग बात है कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन का यहीं पे प्रूव हो गया, इतना सफिशिएंट है, यानी कि एनर्जी कंजर्व्ड है। तो वही प्रूव करना था कि इनिशियल एनर्जी एज एक्सपेक्टेड। क्लियर है, तो आपको ये वाला टॉपिक भी हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो बता ही देता हूँ कि जो ये है ना बार बार हम लोग बोल रहे थे स्टार्टिंग से कि एनालॉजीज है किसके, मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं ये लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। तो वही मैंने लिख के दिखा दिया, ये अपन का एसएल अरोड़ा की बुक से मैंने टॉपिक लिया है, एनालॉजीज बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। देखो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या फर्क है, क्योंकि शुरू से हमने लगातार 3 वीडियो के अंदर देखा है कि हम बार बार कंपेयर किससे कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से। क्यों, याद करो इंडक्टर का फॉर्मूला क्या बनाया था 1/2 अपन ने ये बनाया था Li²। ये कहाँ से आ गया था, याद है कि नहीं, हम लोगों ने जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी उसका फॉर्मूला ये बनाया था। तो मैंने क्या बताया था उस टाइम में, मैंने कहा था कि यार ये उससे कंपेयर कर लो mv² से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में m कांस्टेंट होता है, तो यहाँ l कांस्टेंट, वहाँ वेलोसिटी होती है, यानी कोई मूव करता है, यहाँ I मूव करता है, इसलिए कर लो। तो यानी ये एनालॉजीज थे। तो अब वही वो कह रहा है कि भाई इनको पढ़ लो जरा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले और जो ये मैकेनिकल वाले हैं किस तरीके से एनालॉजीज हैं। तो वही बता रहा है, यहाँ जो मास का काम है m, वहाँ इंडक्टेंस का। देखो मैंने फॉर्मूला वहाँ बनाया था, मैंने वहाँ भी कह दी थी, यहाँ लिख के भी दिखा दिया। मैंने वहाँ पे क्या बोला था 1/2 Li² का फॉर्मूला बनाते टाइम
मैंने कहा था आपके मन में आएगा कि सर आपको कैसे पता इंडक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी है या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला ये है। मैंने कहा था कंपेयर कर लो काइनेटिक एनर्जी से। तो एम किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एल। तो देखो एम एल, जो डिस्प्लेसमेंट होता है मैकेनिक्स में, यहाँ पर चार्ज की बात होती है। कैसे पता, याद करो जब हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी तो वहां हमने क्या बोला था, d2q वाली आई थी जो d2q अपॉन dt स्क्वायर, याद है, प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर q। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे x होता है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे x होता है, यहाँ q होता है, तो x वहां है q। यहाँ वेलोसिटी होती है, उसका काम करंट करता है। यहाँ देख लो साफ साफ, वेलोसिटी थी, क्या लगा दिया था, उठा के करंट। तो वहां पे मैकेनिक्स में वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में वहां करंट का काम कर रहा है। वहां पे फोर्स कांस्टेंट होता था, यहाँ पर रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस 1/c होता है। वहां मैकेनिकल एनर्जी होती थी भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, यहाँ पे होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम। क्लियर है। तो कुछ एनालॉजीज थे किसके, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम के। क्लियर है, ये आपको पता होंगे। तो जो ये फॉर्मूले बने हैं ना ये वाले, ये कैसे बने, इस बात को समझने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। क्लियर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।